आज भारतीय जहाज निर्माण उद्योग पर एक अभूतपूर्व आपदा आ पड़ी है। दुनिया के सबसे बड़े जहाज निर्माता होने का दावा करने और जापान को पूरी तरह से पीछे छोड़ देने का जश्न मनाने के कुछ ही दिनों बाद भारत के विशाल शिपयार्ड खरबों रुपये के जहाजों के जंग लगे लोहे के विशाल कब्रिस्तान में बदल गए। डिलीवरी से ठीक पहले सभी जहाजों को इंजन में खराबी के कारण अस्वीकार कर दिया गया, जिससे पूरा बंदरगाह ठप हो गया। लागत बचाने के लिए जापान को धोखा देकर भारत को चुनने वाले फ्रांस और कतर को अब सैकड़ों अरबों के जुर्माने के नरक का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने जापान के डिजाइन की नकल की, बाहरी रूप तो बना लिया, लेकिन जहाज के दिल में छिपी 1% तकनीक को पार नहीं कर सका। यहां हम उस जापानी तकनीक की भयानक सच्चाई का खुलासा कर रहे हैं, जिसने कीमत पर प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे भारत को एक पल में डुबो दिया। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला, मेरी नजर केबलों पर फैली ड्राइंग की 3 स्क्रीनों पर पड़ी। सैकड़ों डिजाइन, ब्लूप्रिंट, प्रक्रिया नियमावली और गुणवत्ता मानक सब जापान से चुराए गए थे। सच कहूं तो ये वे तकनीकी दस्तावेज थे जिन्हें मैंने पिछले 5 वर्षों में अपना खून पसीना एक करके हासिल किया था। मुंबई मुख्यालय की 42वीं मंजिल पर स्थित बड़े कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की के बाहर नदी के पार शिपयार्ड की क्रेनें सुबह की धूप में चमक रही थीं। मैं उस दृश्य को देखते हुए सोच रहा था, वे क्रेनें आज भी बिल्कुल जापान जैसे ही जहाज बना रही हैं। अब हम जापानी इंजीनियरों की अनुमति के बिना उनके आविष्कारों को बना सकते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य एक एक करके अपनी सीटों पर बैठने लगे। मैंने अपना लैपटॉप खोला और आज की बैठक के एजेंडे की फिर से पुष्टि की। नई उत्पादन लाइन की स्थिति पर रिपोर्ट और भविष्य की विस्तार योजनाओं पर चर्चा। लेकिन मेरे दिमाग में निष्कर्ष पहले से ही तय था। हमने जापानी तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी और अब समय आ गया था कि हम इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करें। बैठक कक्ष के कोने में बैठे अशोक शर्मा, हमारे तकनीकी सलाहकार, के कागजात पलटने की आवाज सुनाई दी। वह इस कंपनी के सबसे पुराने और अनुभवी इंजीनियर थे, कुछ चुनिंदा अधिकारियों में से एक जिन्होंने वास्तव में वेल्डिंग रॉड पकड़ी थी। समस्या यह थी कि वह बहुत कुछ जानते थे और साथ ही बहुत ज्यादा चिंता भी करते थे। कभी कभी मुझे उनकी मौजूदगी असहज लगती थी, जैसे कोई मेरे कंधे के ऊपर से लगातार चेतावनी दे रहा हो। बैठक शुरू होते ही मैंने सबसे पहले बोलना शुरू किया। मैंने मेज पर पड़े ब्लूप्रिंट की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि ये सभी दस्तावेज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? मैंने समझाया कि ये सिर्फ तकनीकी दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि जापान द्वारा दशकों से जमा की गई जानकारी का सार हैं। और मैंने आगे कहा, अब यह जानकारी हमारी है और हमने जापान के बराबर स्तर के उत्पाद बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। अधिकारी सिर हिलाने लगे, लेकिन शर्मा जी का चेहरा अलग था। उन्होंने हाथ उठाकर बोलने की अनुमति मांगी। मैंने मन ही मन आह भरते हुए उनकी ओर देखा। शर्मा जी ने धीरे से कहा, डिजाइन ब्लूप्रिंट होना और उसे सही ढंग से लागू करना 2 अलग अलग बातें हैं। विशेष रूप से जहाज के इंजनों जैसे सिस्टम के लिए, जिन्हें अत्यधिक परिस्थितियों में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, केवल नकल करके पूर्णता हासिल नहीं की जा सकती। मैं उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन सहमत नहीं था। शर्मा जी ने अपनी चिंताएं गिनाना जारी रखा। उन्होंने चेतावनी दी कि इंजन के सत्यापन के लिए कम से कम 5 साल के वास्तविक परिचालन डेटा की आवश्यकता होती है और हमारे बनाए गए इंजनों ने अभी तक उस समय को पूरा नहीं किया है। उन्होंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि जापानी इंजनों पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने दशकों तक समुद्र में खुद को साबित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल ब्लूप्रिंट से उस भरोसे की नकल नहीं की जा सकती। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मैं शर्मा जी को देखते हुए अपने जवाब की तैयारी करने लगा। उनका तर्क पुरानी पीढ़ी के इंजीनियरों की विशिष्ट सोच थी। वे तकनीक को किसी रहस्यमयी शिल्प कौशल का क्षेत्र मानते थे, लेकिन आधुनिक उद्योग में तकनीक ऐसी नहीं थी। तकनीक डेटा थी, संख्याएं थीं और दस्तावेज थे। 21वीं सदी के विनिर्माण का मतलब था कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो कोई भी उसे बना सकता है। मैंने शर्मा जी की ओर मुड़कर कहा, तकनीक अंततः एक दस्तावेज है और जो जापान ने किया है वह हम भी कर सकते हैं। मैंने समझाया कि यदि डिजाइन विनिर्देश समान है और भागों के मानक समान हैं, तो परिणाम भी समान होना चाहिए। शर्मा जी ने सिर हिलाया। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही समान सामग्री और समान डिजाइन का उपयोग किया जाए,
लेकिन असेंबली प्रक्रिया में सूक्ष्म अंतर और गुणवत्ता नियंत्रण के स्तर में भिन्नता अंतिम प्रदर्शन को निर्धारित करती है। मैंने उनकी बात काट दी। अगर हम ऐसी बातें करते रहे तो हम कभी कुछ शुरू नहीं कर पाएंगे। हमने पहले ही पर्याप्त तकनीकी क्षमता हासिल कर ली है। अब हमें कार्यान्वयन की जरूरत है और अधिक सत्यापन की नहीं, मैंने जोर देकर कहा। शर्मा जी चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में सहमति के बजाय निराशा थी। वह जानते थे कि उनकी राय स्वीकार नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस रूम के अन्य अधिकारी मेरे पक्ष में थे। वे शर्मा जी जैसे सतर्कतावादी नहीं थे, वे कार्रवाई चाहते थे। एक अधिकारी ने कहा, राज सही कह रहे हैं, हमने पर्याप्त तैयारी कर ली है। एक अन्य ने सहमति व्यक्त की, बाजार इंतजार नहीं करता, अब आक्रामक होने का समय है। मैंने सिर हिलाया और बैठक आगे बढ़ाई। शर्मा जी ने आगे कोई आपत्ति नहीं की, वह बस अपने दस्तावेजों को देखते हुए चुप रहे। मुझे उनकी चुप्पी पसंद आई। मैंने पर्याप्त असहमति सुन ली थी। अब कार्रवाई का समय था। बैठक के बाद मैंने शर्मा जी को अलग से बुलाया। हम गलियारे के अंत में एक छोटे से स्वागत कक्ष में आमने सामने बैठे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। शर्मा जी कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, ब्लूप्रिंट चुराना और तकनीक को समझना दो अलग बातें हैं। खासकर इंजन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हजारों पुर्जों को पूर्ण सामंजस्य में काम करना होता है। मैंने उनकी बात काट दी। हमने चुराया नहीं, हासिल किया है, और हम केवल नकल नहीं कर रहे हैं, हम सुधार कर रहे हैं। मैंने प्रतिवाद किया। मैंने समझाया कि जापानी शिपयार्डों के अत्यधिक गुणवत्ता नियंत्रण को कम करके और अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाकर हम लागत को 30% से अधिक कम कर सकते हैं। मैंने जोर देकर कहा कि यही हमारी असली प्रतिस्पर्धात्मकता है। शर्मा जी ने मुझे देखते हुए कहा, जिसे आप अत्यधिक गुणवत्ता समझ रहे हैं वही वास्तव में दीर्घकालिक विश्वसनीयता की गारंटी देने वाला मूल है। एक जहाज जिसे 30 साल तक चलना है, उसके लिए शुरुआती लागत में कटौती बाद में बहुत बड़ी लागत बनकर वापस आ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक बोल्ट को कसने की ताकत में मामूली अंतर भी 5 साल बाद एक घातक विफलता का कारण बन सकता है। समान सामग्री, समान डिजाइन के बावजूद असेंबली प्रक्रिया की सटीकता पूरी तरह से अलग परिणाम देती है। मैं हंसा। यह एक बहुत ही चरम परिकल्पना है। हम पहले ही दर्जनों जहाज बना चुके हैं जो बिना किसी समस्या के चल रहे हैं। मैंने प्रतिवाद किया। शर्मा जी ने सिर हिलाया। उन जहाजों को अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं। असली परीक्षा 10 या 20 साल बाद आएगी। लेकिन मैं उनकी बातों से आश्वस्त नहीं हुआ। मैं 10 या 20 साल इंतजार नहीं कर सकता था। बाजार अभी सक्रिय था और हम उस लहर पर सवार होने के लिए तैयार थे। शर्मा जी ने अंत में एक बात कही, आप तकनीक सिखा सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं सिखा सकते। जापान ने दशकों तक समुद्र में जो अनुभव अर्जित किया है उसे दस्तावेजों के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। मैंने वह बात सुनी और मन ही मन हंसा। अनुभव? हमारे पास जापान द्वारा दशकों में संचित की गई हर तकनीक का दस्तावेजीकरण था। परीक्षण के परिणाम, विफलता के मामले, सुधार का इतिहास, सब कुछ हमारे हाथ में था। शर्मा जी के कमरे से जाने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। शिपयार्ड में एक नए जहाज की नींव रखी जा रही थी। उस जहाज में लगने वाले इंजन का डिजाइन पिछले हफ्ते ही जापान से चुराया गया नवीनतम संस्करण था। मैंने उस डिजाइन के बारे में सोचते हुए सोचा, जिसे विकसित करने में जापानी इंजीनियरों को 10 साल लगे, उसे हमने 6 महीने में हासिल कर लिया। यही दक्षता है, मैंने खुद से कहा। मैंने अपनी मेज की दराज खोली और एक और दस्तावेज निकाला। यह जापानी इंजन विफलता मामलों की विश्लेषण रिपोर्ट थी। इसमें पिछले 20 वर्षों में हुई सभी प्रमुख विफलताओं, उनके कारणों का विश्लेषण और सुधार के तरीके दर्ज थे। मैंने इस सामग्री को देखते हुए सोचा, जापान ने परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से यह डेटा प्राप्त किया, लेकिन हम उस परीक्षण और त्रुटि को छोड़ सकते हैं। हमें उनकी गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है। जब मैं ऑफिस की लाइट बंद करके निकल रहा था तो मैंने गलियारे की खिड़की से शिपयार्ड पर आखिरी नजर डाली। रात हो चुकी थी, लेकिन शिपयार्ड अभी भी रोशन था। रात का काम चल रहा था। मैं उन रोशनी को देखकर मुस्कुराया। उनमें से हर एक रोशनी जापानी तकनीक की एक प्रतिकृति बना रही थी। घर जाते समय रेडियो पर समाचार चल रहा था। यह विश्व जहाज निर्माण उद्योग के रुझानों के बारे में एक रिपोर्ट थी। इसमें कहा गया था,
कि जापानी शिपयार्डों के ऑर्डर पिछले वर्षों की तुलना में कम हो गए हैं। मैंने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दिया। वह समाचार मुझे उम्मीद की तरह लग रहा था। जापान का कमजोर होना हमारे लिए एक अवसर था। मैंने शर्मा जी की चेतावनियों को पीछे छोड़ दिया और केवल आगे देखा। चाहे तकनीक चुराई गई हो, उधार ली गई हो या हासिल की गई हो, महत्वपूर्ण परिणाम था और हम उस परिणाम को बनाने के लिए तैयार थे। 6 महीने बीत गए। मेरी मेज पर अनुबंधों का ढेर लगा था। कंटेनर जहाज, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, LNG वाहक, बल्क कैरियर, विभिन्न प्रकार के जहाजों के अनुबंध। मैं उस कागजों के पहाड़ को देखते हुए अपनी सांसों को तेज महसूस कर रहा था। यह सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, यह सत्ता का हस्तांतरण था। मुंबई मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में दुनिया भर के मीडिया के पत्रकार जमा थे। आज हमारी कंपनी के वार्षिक परिणामों की घोषणा का दिन था। मैं मंच पर खड़ा हुआ। स्क्रीन पर संख्याएं दिखाई दी। वार्षिक ऑर्डर वॉल्यूम में पिछले वर्ष की तुलना में 340% की वृद्धि। ये शब्द स्क्रीन पर छा गए और उसके नीचे एक और महत्वपूर्ण वाक्य था। विश्व जहाज ऑर्डर में नंबर 1 स्थान हासिल किया। कैमरे के फ्लैश चमक उठे। पत्रकारों ने एक साथ हाथ उठाए। मैं उनके सवालों का जवाब देते हुए सोच रहा था। सिर्फ 1 साल पहले तक जापान एक अजेय दीवार की तरह लगता था, लेकिन इस क्षण वह दीवार ढह गई थी। एक पत्रकार ने पूछा, इतनी तेजी से विकास का रहस्य क्या है? मैंने तैयार जवाब दिया, हमारी तकनीकी और कुशल उत्पादन प्रणाली के कारण। बेशक यह आधा सच था। असली रहस्य जापान से लाए गए डिजाइन ब्लूप्रिंट और नियमावली थे, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता था। इसके बजाय मैंने जोर दिया, हम जापान के समान गुणवत्ता 30% कम कीमत पर प्रदान करते हैं। यही बाजार चाहता है। एक अन्य पत्रकार ने पूछा, जापानी शिपयार्डों से क्या अंतर है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हम वही बनाते हैं जो जापान बनाता है और हम इसे सस्ता बेचते हैं। यही हमारी मुख्य प्रतिस्पर्धात्मकता है। मैंने घोषणा की। हॉल में हलचल मच गई। कुछ पत्रकार हैरान थे, कुछ सिर हिला रहे थे। घोषणा के बाद मैं अपने कार्यालय में लौट आया। जैसे ही मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया, ब्रेकिंग न्यूज पॉपअप हुई। विदेशी आर्थिक पत्रिकाओं ने भारतीय जहाज निर्माण का उदय शीर्षक लगाया और समाचार एजेंसियों ने इसे जापानी युग का अंत बताया। मैंने एक एक करके उन सुर्खियों को पढ़ा। हर लेख में हमारी कंपनी का नाम था। विश्व जहाज निर्माण का नया पावर हाउस, मूल्य प्रतिस्पर्धा के साथ बाजार पर कब्जा करने वाली भारतीय कंपनी जैसे विशेषण जुड़े थे। मेरा फोन बजा। यह चेयरमैन का फोन था। बधाई के शब्दों के साथ उन्होंने अगला लक्ष्य निर्धारित किया। अगले साल 40% से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करो, उन्होंने निर्देश दिया। मैं यह सुनकर उत्साहित हो गया। 40%। यह जापान के सुनहरे दिनों की हिस्सेदारी के बराबर था। मैंने तुरंत जवाब दिया, यह संभव है। नहीं, हम इसे निश्चित रूप से करेंगे, मैंने वादा किया। फोन काटने के बाद मैंने खिड़की से बाहर देखा। शिपयार्ड में एक साथ दर्जनों जहाजों का निर्माण हो रहा था। 6 महीने पहले उस जगह का आधा हिस्सा खाली था, लेकिन अब यह अलग था। सभी डॉक चालू थे और संबद्ध दोनों के बाद कारेक से पहले और रात में भी काम चल रहा था। मैंने उस दृश्य को देखकर विश्वास किया, हम पहले ही जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। मैंने अपना मेलबॉक्स खोला। यह दुनिया भर के जहाज मालिकों से पूछताछ से भरा था। जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापुर, दक्षिण अमेरिका, विभिन्न देशों की शिपिंग कंपनियां, सभी एक ही कारण से। हार कूट विभिन्न भर के कूडवथ गेल करना। कीमत हम जापानी शिपयार्डों के अनुमान के लगभग 70% पर पेशकश कर सकते थे। एक बैठक की सूचना दिखाई दी। यह पूरी बिक्री टीम की बैठक थी। मैं कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ा। बिक्री प्रतिनिधि पहले से ही अपनी सीटों पर थे। उनके चेहरे उत्साह से भरे थे। मैंने मंच पर खड़े होकर कहा, हम इतिहास बना रहे हैं। विश्व जहाज निर्माण का केंद्र स्थानांतरित हो रहा है, मैंने घोषणा की। बिक्री टीम के प्रमुख ने रिपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि इस तिमाही में अनुबंध की सफलता दर 85% थी। यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 2 गुनी से अधिक थी। उन्होंने संख्याएं गिनाई। यूरोपीय बाजार में 30% हिस्सेदारी, दक्षिण पूर्व एशिया में 40%, मध्य पूर्व में 25%। सभी क्षेत्रों में हम जापानी शिपयार्डों की हिस्सेदारी को तेजी से कम कर रहे थे। मैं उस रिपोर्ट को सुनते हुए मन ही मन मुस्कुराया। मैं कल्पना कर सकता था कि जापानी शिपयार्ड इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे।
दशकों के भरोसे और तकनीकी कौशल से बनाया गया बाजार सिर्फ 1 साल में हिल गया था। वे शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि वे कलीबरान की यारा, वे कलीबराने के लिए साथ इतनी जल्दी कैसे पिछड़ गए। बैठक के बाद मैंने तकनीकी टीम को बुलाया। शर्मा जी भी साथ थे। उनका चेहरा अभी भी सतर्क था। मैंने उनसे पूछा, उत्पादन की स्थिति कैसी है? गुणवत्ता में कोई समस्या तो नहीं है? शर्मा जी थोड़ी देर हिचकिचाए और फिर जवाब दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि उत्पादन की गति बहुत तेज है और कुछ प्रक्रियाओं में सत्यापन प्रक्रियाओं को छोड़ दिया जा रहा है। मैं हंसकर बोला, अगर हम इंतजार करते रहे तो बाजार खत्म हो जाएगा। हमें इस क्षण को पकड़ना होगा। अब जब जापान कमजोर हो रहा है, यही मौका है, मैंने समझाया। शर्मा जी ने और कुछ नहीं कहा। वह बस सिर हिलाकर अपनी सीट से उठ गए। शाम को सरकारी अधिकारियों के साथ एक डिनर पार्टी थी। यह मुंबई के सबसे आलीशान रेस्तरां में थी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने हमारी कंपनी की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि हमने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में योगदान दिया है। भोजन के बाद सचिव ने मुझे निजी तौर पर बुलाया। हम एक शांत लाउंज में आमने सामने बैठे। उन्होंने सीधे पूछा, क्या आप वास्तव में जापान के स्तर की गुणवत्ता की गारंटी दे सकते हैं? मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मैंने आत्मविश्वास से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, हमने यह पहले ही साबित कर दिया है। बेशक मैं मन ही मन जानता था कि हमारे पास अभी भी दीर्घकालिक परिचालन डेटा नहीं है। हमारे द्वारा बनाए गए जहाजों में से कुछ ही 5 साल से अधिक समय से चल रहे थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं था। अभी बाजार पिछले प्रदर्शन के बजाय वर्तमान मूल्य पर चल रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी शिपयार्ड गया। मैं साइट को अपनी आंखों से देखना चाहता था। विशाल क्रेनें स्टील के ब्लॉकों को उठा रही थीं और वेल्डर चिंगारियां उड़ाते हुए काम कर रहे थे। मैं उस दृश्य को देखकर रोमांचित हो गया। यह सब जापानी तकनीक से संभव हुआ था, लेकिन अब यह हमारा था। दोपहर में एक निवेशक ब्रीफिंग थी। स्टॉक मार्केट के विश्लेषक इकट्ठे हुए थे। मैंने उन्हें हमारी विकास रणनीति समझाई। मैंने घोषणा की कि हमारा लक्ष्य अगले 3 वर्षों में औसतन 50% की वृद्धि करना है और हमारी बाजार हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाना है। एक विश्लेषक ने पूछा, क्या जापानी शिपयार्डों के पलटवार की कोई संभावना नहीं है? मैंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, वे पहले ही अपना तकनीकी लाभ खो चुके हैं। वे मूल्य प्रतिस्पर्धा में हमसे नहीं जीत सकते। विश्लेषकों ने सिर हिलाया। मेरी बातें उन्हें कायल करने वाली लगीं। ब्रीफिंग के बाद मैंने स्टॉक की कीमत की जांच की। यह 10% चढ़ गया था। बाजार हम पर विश्वास कर रहा था। निवेशक हमें नए चैंपियन के रूप में देख रहे थे। मैं उन नंबरों को देखकर संतुष्ट था। स्टॉक की कीमत झूठ नहीं बोलती। यह इस बात का सबूत था कि बाजार हमें स्वीकार कर रहा था। शाम को शर्मा जी मेरे कार्यालय में आए। उनका चेहरा गंभीर था। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा। शर्मा जी ने सावधानी से बोलना शुरू किया, मैं चाहता हूं कि आप उत्पादन की गति थोड़ी कम करें। हमें गुणवत्ता सत्यापन में अधिक समय लगाना चाहिए। उन्होंने सलाह दी। मैंने उनकी बात सुनकर आह भरी। फिर वही पुरानी कहानी। मैंने समझाया, अभी गति ही सब कुछ है। बाजार हिस्सेदारी किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने जोर दिया। शर्मा जी ने प्रतिवाद किया, लेकिन अगर बाद में कोई समस्या आती है तो क्या होगा? तब पूरी कंपनी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने चेतावनी दी। मैंने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास पर्याप्त तकनीकी क्षमता है। मैंने घोषणा की। शर्मा जी ने और कुछ नहीं कहा। वह बस सिर हिलाकर चले गए। मैंने उनकी पीठ को देखते हुए सोचा, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते। नया युग नए तरीकों की मांग करता है। मैंने देर रात तक काम किया। अपना कंप्यूटर बंद करते समय मैंने सोचा, दुनिया बदल गई है। तकनीक का युग समाप्त हो गया है और दक्षता का युग आ गया है, और हम उस दक्षता के राजा हैं। कुछ दिनों बाद एक अच्छी खबर आई। ग्रीस के जहाज मालिक निकोलस स्टावरोस मुंबई आ रहे थे। मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। स्टावरोस दुनिया के सबसे बड़े जहाज मालिक परिवारों में से एक के मुखिया थे। उनके साथ एक अनुबंध सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, यह एक प्रतीक था। यह इस बात का सबूत था कि जापान का दबदबा खत्म हो रहा है। मैंने हवाई अड्डे के विशेष लाउंज में उनका स्वागत किया। स्टावरोस 60 के दशक के मध्य में लग रहे थे। ग्रे सूट में उनका प्रभाव शांत था। मैंने अत्यंत शिष्टाचार के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मिलाना मजबूत था, लेकिन उनका चेहरा भावहीन था।
मैंने उसी क्षण महसूस किया, इस आदमी को मनाना आसान नहीं होगा। लिमोसिन में मैंने बातचीत शुरू की। मैंने शिपयार्ड के आकार, नवीनतम उपकरणों के बारे में शेखी बघारी। स्टावरोस ने बस सिर हिलाया और कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस खिड़की से बाहर देख रहे थे। मैं थोड़ा असहज होने लगा। हम मुख्यालय के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति शुरू की। मैंने हमारी तकनीकी शक्ति, उत्पादन क्षमता और सबसे बढ़कर हमारी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर दिया। हर स्लाइड पर मैंने संख्याएं दिखाई। जापानी शिपयार्डों की तुलना में 30% कम कीमत, समान विनिर्देश और तेज डिलीवरी शेड्यूल। स्टावरोस ने धीरे धीरे प्रस्ताव को पलटा। मैंने उम्मीद भरी आंखों से उन्हें देखा। मैंने उनके बोलने का इंतजार किया। अंत में उन्होंने कहा, कीमत आकर्षक है, लेकिन कीमत ही सब कुछ नहीं है। मैंने तुरंत जवाब दिया, गुणवत्ता भी जापान के समान है। वास्तव में कुछ पहलुओं में यह बेहतर है, मैंने दावा किया। स्टावरोस ने मुझे घूरकर पूछा, आप इंजन कहां बनाते हैं? मैंने गर्व से जवाब दिया, हम उन्हें इन हाउस बनाते हैं। यह जापानी तकनीक पर आधारित एक विकसित इंजन है, मैंने समझाया। उन्होंने फिर पूछा, क्या आपके पास दीर्घकालिक परिचालन डेटा है? क्या यह एक ऐसा इंजन है जिसे समुद्र में 10 से अधिक वर्षों तक परखा गया है? मैं थोड़ा हकलाया। हमारे पास 10 साल का डेटा नहीं था। मैंने यथासंभव आत्मविश्वास से जवाब दिया, अभी 10 साल नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास 5 साल का डेटा है। यह सभी परीक्षणों में उत्तीर्ण हुआ है, मैंने जोर दिया। स्टावरोस ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। मैं उनकी प्रतिक्रिया को समझ नहीं पा रहा था। मैंने दोपहर के भोजन का प्रस्ताव रखा। मैंने कहा कि मैंने सबसे अच्छे चीनी रेस्तरां में रिजर्वेशन करा रखी है। स्टावरोस सहमत हो गए। भोजन के दौरान मैंने लगातार मूल्य लाभ पर जोर देना जारी रखा। मैंने समझाया कि $500 मिलियन की बचत कितनी बड़ी राशि है और उस पैसे से क्या किया जा सकता है। स्टावरोस चुपचाप अपना भोजन करते रहे। मैं बेचैन था, वह प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे थे। $500 मिलियन निश्चित रूप से प्रेरक होना चाहिए था। भोजन के अंत में स्टावरोस ने बोलना शुरू किया, ईमानदारी से कहूं तो कीमत आकर्षक है, लेकिन हम जो खोज रहे हैं वह कीमत नहीं है। उन्होंने कहा। मैं हैरान था। कीमत नहीं तो फिर क्या? मैंने पूछा। स्टावरोस ने धीरे धीरे समझाया, एक जहाज सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं है। हमारे लिए यह एक संपत्ति है जो 30 साल तक हमारे साथ रहेगी। अगर उन 30 वर्षों के दौरान इंजन एक बार भी गंभीर रूप से विफल हो जाता है तो हमें करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। मैंने प्रतिवाद किया, हमारे इंजन का डिजाइन भी बिल्कुल जापानी इंजन जैसा ही है। कोई कारण नहीं है कि कोई समस्या हो, मैंने तर्क दिया। स्टावरोस ने सिर हिलाया। सिर्फ इसलिए कि डिजाइन समान है, इसका मतलब यह नहीं है कि परिणाम समान होगा, खासकर समुद्र में जो हर डेफो को उजागर कर देता है। उन्होंने कहा। मैं गुस्सा हो गया। तो जापानी इंजनों में ऐसा क्या अलग है? अगर ब्लूप्रिंट और पुर्जे समान हैं तो आप उन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैंने जोर से पूछा। स्टावरोस ने शांति से जवाब दिया, जापानी इंजनों को दशकों तक समुद्र में परखा गया है। उस डेटा को केवल ब्लूप्रिंट से दोहराया नहीं जा सकता है, उन्होंने समझाया। मैं हंसा। यह पुरानी बात है, समय बदल गया है। तकनीक अब किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है, भारत भी इसे बना सकता है, मैंने घोषणा की। स्टावरोस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह बस अपनी चाय की प्याली को घूरते रहे। दोपहर में हमने शिपयार्ड का दौरा किया। मैंने गर्व से समझाया, हम एक साल में 50 से अधिक बड़े जहाजों का निर्माण कर सकते हैं। यह भारत की ताकत है। स्टावरोस एक निर्माणाधीन LNG वाहक के सामने रुक गए। उन्होंने कहा कि वह इंजन रूम देखना चाहते हैं। मैं उन्हें इंजन रूम में ले गया। एक विशाल इंजन स्थापित किया गया था। स्टावरोस ने इंजन का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर उन्होंने एक तकनीशियन से पूछा, इस इंजन वाले कितने जहाज अभी परिचालन में हैं? तकनीशियन ने जवाब दिया, वर्तमान में 12। स्टावरोस ने फिर पूछा, सबसे लंबे समय तक चलने वाले जहाज को कितने साल हो गए हैं? तकनीशियन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, 3.5 साल। मैं उस पल चिंतित हो गया। मैंने महसूस किया कि स्टावरोस का चेहरा थोड़ा बदल गया था। हम कॉन्फ्रेंस रूम में लौट आए। मैंने अपना अंतिम प्रस्ताव दिया। हम कीमत को थोड़ा और कम कर सकते हैं। प्रति जहाज $175 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है? मैंने पेशकश की। इसका मतलब था कि कुल $550 मिलियन की बचत। मुझे यकीन था वह इसे ठुकरा नहीं सकते।
स्टावरोस ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन हम अनुबंध नहीं कर सकते। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने पूछा, कीमत अच्छी है और हम गुणवत्ता की गारंटी देते हैं, तो आप क्यों मना कर रहे हैं? कृपया मुझे एक तार्किक कारण बताएं। मैंने मांग की। स्टावरोस ने धीरे धीरे समझाया, मेरा परिवार 150 वर्षों से इस व्यवसाय में है। एक जहाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज इंजन है, और इंजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज विश्वसनीयता है, और वह विश्वसनीयता केवल समय के साथ साबित होती है। उन्होंने जोर दिया। मैंने प्रतिवाद किया, हमारे इंजन भी पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। हमने जापानी डिजाइन को ही अपनाया है, मैंने दावा किया। स्टावरोस ने दृढ़ता से कहा, डिजाइन को अपनाना और तकनीक का मालिक होना दो अलग अलग चीजें हैं। विशेष रूप से समुद्री इंजनों में हजारों चर होते हैं। मैं गुस्सा हो गया। तो क्या आप कह रहे हैं कि भारतीय इंजनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है? क्या आप हमें एक मौका भी नहीं देंगे? मैंने जोर से पूछा। स्टावरोस ने शांति से जवाब दिया, यह मौका नहीं देने के बारे में नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि हम अपने परिवार के जहाजों के साथ उस प्रयोग में भाग नहीं ले सकते। उन्होंने कहा। मैंने आखिरी कोशिश की। हम कीमत को और कम कर सकते हैं। हम प्रति जहाज $170 मिलियन तक जा सकते हैं, मैंने प्रस्ताव दिया। स्टावरोस ने अपना हाथ हिलाया। यह कीमत का मामला नहीं है। अगर आप इसे मुफ्त में भी देते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्होंने दृढ़ता से कहा। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मुफ्त में भी नहीं? मैंने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? हम आपका विश्वास कैसे जीत सकते हैं? स्टावरोस ने बस इतना कहा, समय। इसे कम से कम 10 साल तक समुद्र में परखा जाना चाहिए। मैं हंसा। आप चाहते हैं कि हम 10 साल इंतजार करें? उस समय तक हम पूरे बाजार पर कब्जा कर लेंगे, मैंने घोषणा की। स्टावरोस ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन हम इंतजार करेंगे, उन्होंने उत्तर दिया। बैठक समाप्त हो गई। मैं उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने गया। लॉबी में स्टावरोस ने अंत में कहा, जहाज एक निवेश नहीं, एक संपत्ति है। इसका मूल्य प्रारंभिक लागत से नहीं, बल्कि इसके पूरे जीवन काल के मुनाफे से निर्धारित होता है। और उन्होंने आगे कहा, मेरे परिवार के बेड़े में भारतीय इंजन वाले एक भी जहाज की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह एक जहाज नहीं, एक टाइम बम है। मैं यह सुनकर सुन्न हो गया। टाइम बम? स्टावरोस ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने बेमन से उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा, 10 साल बाद फिर मिलेंगे। अगर उस समय तक आपका इंजन समुद्र में खुद को साबित कर चुका होगा तो मुझे अनुबंध करने में खुशी होगी, लेकिन अभी यह असंभव है, उन्होंने दृढ़ता से कहा। उनके जाने के बाद मैं कॉन्फ्रेंस रूम में लौट आया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। शिपयार्ड की क्रेनें अभी भी चल रही थीं, लेकिन वह दृश्य अचानक खाली लगने लगा। दुनिया के सबसे बड़े जहाज मालिक ने हमें अस्वीकार कर दिया था, $550 मिलियन छोड़कर। मैं समझ नहीं पा रहा था। कीमत अच्छी थी, डिजाइन समान था, तो उन्होंने क्यों मना किया? टाइम बम? क्या यह बहुत कठोर अभिव्यक्ति नहीं थी? हमारे इंजनों ने जापानी डिजाइन को ही अपनाया था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उस रात मैं ऑफिस में अकेला रह गया। स्टावरोस के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। टाइम बम, 10 साल का सत्यापन, संपत्ति, विश्वसनीयता। मैंने सिर हिलाया। वह गलत थे। हमने पर्याप्त तैयारी की थी। स्टावरोस का इनकार अप्रिय था, लेकिन घातक नहीं। मैंने खुद से कहा, वह सिर्फ एक रूढ़िवादी पुरानी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। बाजार अभी भी हमारे पक्ष में है। और वास्तव में ऐसा ही था। एक हफ्ते बाद एक अच्छी खबर आई। फ्रांस से संपर्क हुआ था। यह जीन पियरे थे। उन्होंने फोन पर कहा कि वे जापानी शिपयार्ड के साथ चल रहे एक कंटेनर जहाज ऑर्डर पर पुनर्विचार कर रहे हैं और हमारी पेशकश सुनना चाहते हैं। मैंने तुरंत पेरिस के लिए एक फ्लाइट बुक की। जीन पियरे ने मेरा स्वागत किया। वह 50 के दशक के मध्य में एक तेज तर्रार फ्रांसीसी व्यक्ति थे। हाथ मिलाते हुए वह सीधे मुद्दे पर आ गए। वह समय बर्बाद करने वालों में से नहीं थे। कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने अपना प्रस्ताव शुरू किया। यह 15 बड़े कंटेनर जहाजों के निर्माण का अनुबंध था। $90 मिलियन प्रति जहाज, कुल एक $35 बिलियन का सौदा। मैंने सुना था कि जापानी शिपयार्ड ने प्रति जहाज $120 मिलियन की पेशकश की थी। हम आपको $450 मिलियन बचा सकते हैं, मैंने समझाया। जीन पियरे ने प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। फिर उन्होंने पूछा, डिलीवरी शेड्यूल क्या है? क्या गुणवत्ता की गारंटी है? मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया,
डिलीवरी जापान से 2 महीने पहले होगी और गुणवत्ता समान है। जीन पियरे मुस्कुराए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जापानी शिपयार्ड की कीमत बहुत अधिक है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें एक ही जहाज के लिए इतना अधिक भुगतान क्यों करना चाहिए। उन्होंने शिकायत की। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, बाजार तर्कसंगत था। एक ही उत्पाद के लिए किसी को निश्चित रूप से सस्ता विकल्प चुनना चाहिए। जीन पियरे ने जापानी शिपयार्ड के साथ अपनी बातचीत की प्रक्रिया का वर्णन किया। उन्होंने शिकायत की कि वे कीमत कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का दावा करते हुए घमंड से पेश आए। मैं मन ही मन मुस्कुराया। जापान का घमंड हमें एक अवसर दे रहा था। हमने अनुबंध की शर्तों पर चर्चा की। जीन पियरे सख्त थे। उन्होंने देर से डिलीवरी के लिए दंड, गुणवत्ता आश्वासन की शर्तों और बिक्री के बाद की सेवा के बारे में विस्तार से पूछताछ की। मैंने एक एक करके जवाब दिया। हम सभी शर्तों को स्वीकार कर सकते हैं, मैंने कहा। $450 मिलियन के अंतर के सामने शर्तें महत्वहीन थीं। बैठक के अंत में जीन पियरे ने कहा, मुझे निदेशक मंडल से मंजूरी लेनी होगी, लेकिन मैं सकारात्मक हूं। मैं आपको अगले हफ्ते अंतिम जवाब दूंगा। उन्होंने वादा किया। मैंने हाथ मिलाते हुए विश्वास किया कि यह सौदा हो जाएगा। पेरिस से लौटने के 3 दिन बाद मुझे फोन आया। अनुबंध पक्का हो गया था। मैंने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। फ्रांस के साथ यह अनुबंध सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था। फ्रांस भी इनको मिलतीन बाता बी। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी द्वारा जापान को छोड़कर हमें चुनने का प्रतीक था। इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा था। लेकिन उसी दोपहर एक और बड़ी खबर आई। कतर से संपर्क हुआ था। यह एलएनजी वाहक ऑर्डर के प्रभारी अब्दुल्ला थे। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का अनुरोध किया। अगली सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अब्दुल्ला 40 के दशक की शुरुआत में लग रहे थे। वह पारंपरिक पोशाक पहने हुए थे। वह विनम्र लेकिन सीधे थे। हम जापानी शिपयार्ड के साथ चल रहे गैस वाहक अनुबंध को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। हम आपकी पेशकश सुनना चाहेंगे, उन्होंने कहा। मैंने अपना उत्साह छिपाते हुए समझाना शुरू किया। यह 8 बड़े गैस वाहकों के निर्माण का सौदा था। $180 मिलियन प्रति जहाज, कुल 44 बिलियन डॉलर। मैंने सुना था कि जापान का अनुमान प्रति जहाज $230 मिलियन था। हम $360 मिलियन बचा सकते थे। अब्दुल्ला सतर्क थे। उन्होंने इंजन की विश्वसनीयता के बारे में पूछा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्राकृतिक गैस एक खतरनाक माल है और इंजन की विफलता अस्वीकार्य है। मैंने अपना तैयार जवाब दिया। हमारे इंजन जापानी डिजाइन पर आधारित हैं। कई जहाज पहले से ही बिना किसी समस्या के चल रहे हैं, मैंने समझाया। अब्दुल्ला चिंतित दिखे। उन्होंने पूछा, अगर कोई समस्या आती है तो क्या होगा? गारंटी की शर्तें क्या हैं? मैंने तुरंत जवाब दिया, हम पूर्ण गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करते हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे, मैंने वादा किया। अब्दुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जापान बहुत महंगा है। कतर सरकार लागत में कटौती की मांग कर रही है। उन्होंने आगे कहा, तकनीकी श्रेष्ठता यह पुरानी बात है, अब भारत भी इसे बना सकता है। मैं यह सुनकर मुस्कुराया। यह वही प्रतिक्रिया थी जो मैं चाहता था। एक हफ्ते बाद कतर से आधिकारिक सूचना आई। अनुबंध पक्का हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। एक ही दिन में 2 बड़े अनुबंध, और दोनों जापान से छीने गए थे। फ्रांस से 15, कतर से 8, कुल 23 जहाज। हमने एक जश्न पार्टी का आयोजन किया। यह मुंबई के सबसे आलीशान होटल के बैंक्वेट हॉल में थी। कंपनी के सभी अधिकारी और सरकारी अधिकारी भी आए थे। शैंपेन खोली गई। मैंने टोस्ट प्रस्तावित किया। हम इतिहास बना रहे हैं। विश्व जहाज निर्माण का शक्ति संतुलन बदल रहा है, मैंने घोषणा की। जीन पियरे भी पेरिस से वीडियो के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने बधाई दी और उन्होंने आगे कहा, जापानी शिपयार्ड बहुत घमंडी थे। उन्होंने मूल्य वार्ता से इनकार कर दिया और केवल अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का दावा किया। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया, अब समय बदल गया है। भारत नया चैंपियन है। अब्दुल्ला ने भी एक वीडियो संदेश भेजा। कतर सरकार की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस अनुबंध से हमने करोड़ों डॉलर बचाए हैं। उन्होंने खुशी व्यक्त की। जापान की तकनीकी श्रेष्ठता केवल एक अतीत का मिथक है। मैं भारत के विकास को बधाई देता हूं, उन्होंने कहा। बैंक्वेट हॉल में उत्साह का माहौल था। सभी अधिकारी उत्साहित थे। एक अधिकारी चिल्लाया, जापान का युग अब समाप्त हो गया है, हम दुनिया पर राज करेंगे। अन्य अधिकारियों ने भी ताली बजाई।
मैं उस दृश्य को देखकर संतुष्ट था। पार्टी के बाद मैं अकेले होटल के रूफटॉप बार में गया। मुंबई की रात का नजारा मेरे पैरों के नीचे था। मैंने वाइन का गिलास लेकर उस दृश्य को देखा। ऐसा लगा जैसे दुनिया हमारे कदमों में है। मैंने अपना फोन निकाला और समाचार देखा। पहले से ही लेख प्रकाशित हो चुके थे। भारतीय शिपयार्ड ने फ्रांस और कतर से बड़े अनुबंध हासिल किए। लेख जापानी जहाज निर्माण उद्योग के संकट से निपट रहा था। इसमें विश्लेषण किया गया था कि प्रमुख ग्राहक भारत की ओर जा रहे हैं और वे मूल्य प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। मैंने टिप्पणियां पढ़ी, उनमें से अधिकांश हमारी प्रशंसा कर रहे थे। भारत की तकनीक को स्वीकार करना, जापान के घमंड ने यह स्थिति पैदा की है। मैं संतुष्ट था, जनमत भी हमारे पक्ष में था। मैंने जापानी मीडिया को भी देखा, वे संकट की भावना व्यक्त कर रहे थे। प्रमुख ग्राहक जा रहे हैं, ऑर्डर कम हो रहे हैं, पुनर्गठन अपरिहार्य है। मैंने उन लेखों को देखते हुए सोचा, अब स्थिति बदल गई है, अब जापान को हमारा पीछा करना होगा। अगली सुबह काम पर एक बैठक थी। यह फ्रांस और कतर के अनुबंधों के कार्यान्वयन की योजना पर चर्चा करने के लिए थी। उत्पादन टीम के प्रमुख ने बताया कि डॉक आवंटन पूरा हो गया है और सामग्री का ऑर्डर भी शुरू हो गया है। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। तकनीकी टीम के प्रमुख ने भी रिपोर्ट दी, डिजाइन में कोई समस्या नहीं है, यह जापानी ब्लूप्रिंट पर आधारित है, इसलिए यह एक सिद्ध डिजाइन है। उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि इंजन का उत्पादन भी निर्धारित समय पर चल रहा है। मैंने सिर हिलाया। शर्मा जी ने हाथ उठाया। उन्होंने सावधानी से कहा, हमें इंजन के सत्यापन के लिए और समय सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से एलएनजी वाहकों के लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर दिया। मैंने उनकी बात काट दी। हम शेड्यूल में देरी नहीं कर सकते, हमें ग्राहक से किए गए वादे को पूरा करना होगा, मैंने कहा। अन्य अधिकारी भी मेरे पक्ष में थे। एक अधिकारी ने कहा, शर्मा जी बहुत ज्यादा सतर्क हैं, हमने पर्याप्त तैयारी कर ली है, उन्होंने तर्क दिया। शर्मा जी ने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस एक आह भरी। मैंने सोचा, ग्रीस ने हमें अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाजार अलग था। तर्क संगत ग्राहकों ने कीमत को चुना। जीन पियरे और अब्दुल्ला जैसे लोग, वे भविष्य थे। मेरी सचिव अंदर आई। अन्य यूरोपीय शिपिंग कंपनियों से भी पूछताछ आ रही है, उसने बताया। जर्मनी, इटली, स्पेन से। वे कह रहे थे कि जापान का अनुमान बहुत अधिक है और हमारी कीमत जानना चाहते हैं। मैं मुस्कुराया। डोमिनो प्रभाव शुरू हो गया था। मुझे स्टावरोस के शब्द याद आए। टाइम बम, उन्होंने कहा था। मैंने सिर हिलाया। वह गलत थे। हमारे जहाज पूरी तरह से बनाए जाएंगे। आखिर हमने जापानी डिजाइन को ही अपनाया था। फ्रांस और कतर साबित करेंगे कि भारतीय शिपयार्ड भी पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। सोते समय मुझे विश्वास था, हम सही रास्ते पर हैं। जापान का युग समाप्त हो गया है, अब हमारा युग है। फ्रांस और कतर इसकी शुरुआत थे और ग्राहक आएंगे। कीमत के सामने तकनीकी श्रेष्ठता का कोई मतलब नहीं था। 2 साल बीत गए। फ्रांस और कतर के अनुबंधों के तहत बनाए गए जहाज एक एक करके डिलीवर किए जा रहे थे। मैं हर लॉन्च समारोह में शामिल होता था और गर्व से भर जाता था। फ्रांस के 7 कंटेनर जहाज पहले से ही परिचालन में थे और कतर के 3 गैस वाहक भी समुद्र में थे। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। वह सुबह भी सामान्य थी। मैं ऑफिस आया और अपने ईमेल चेक किए, नियमित व्यावसायिक रिपोर्टें। लेकिन सुबह 10 बजे के आसपास मेरी सचिव तेजी से अंदर आई। उसका चेहरा असामान्य था। एक तत्काल रिपोर्ट है, तकनीकी टीम आपसे तुरंत मिलना चाहती है, उसने कहा। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में गया। शर्मा जी पहले से ही वहां थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैं चिंतित होने लगा। क्या हुआ, मैंने पूछा। शर्मा जी ने मुझे एक टैबलेट दिया। यह शिपिंग उद्योग से एक तत्काल समाचार फ्लैश था। मैंने गांधीनगर गौरव नाम देखा। यह एक भारतीय शिपयार्ड द्वारा बनाया गया एक गैस वाहक था। हमारी कंपनी का नहीं, बल्कि एक और भारतीय शिपयार्ड का। मैंने लेख पढ़ा। ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र में इंजन पूरी तरह से बंद हो गया। इसे फिर से शुरू करना असंभव है, इसमें लिखा था। मैंने अपना सिर उठाया। मैंने शर्मा जी को देखा। उन्होंने कहा, गांधीनगर गौरव अपने दूसरे वर्ष के परिचालन में है। यह भारतीय निर्मित इंजन वाला एक जहाज है। इंजन के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा टूट गया है और इसकी मरम्मत संभव नहीं हो सकती है। मैंने प्रतिवाद किया, वह शिपयार्ड हमसे अलग है, उनका गुणवत्ता नियंत्रण ढीला है, मैंने कहा। शर्मा जी ने सिर हिलाया। उन्होंने भी जापानी डिजाइन का इस्तेमाल किया।
उन्होंने इसे उसी तरह बनाया जैसे हम बनाते हैं, उन्होंने बताया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दोपहर तक और विस्तृत जानकारी आई। गांधीनगर गौरव ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर बह रहा था। टगबोट भेजे गए थे, लेकिन मरम्मत की संभावना कम थी। यह प्राकृतिक गैस से भरा हुआ समुद्र के बीच में निष्क्रिय पड़ा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दोपहर में एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई। हर कोई गांधीनगर गौरव की खबर जानता था। एक अधिकारी ने पूछा, क्या हमारे इंजन ठीक हैं? क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हमारा गुणवत्ता नियंत्रण अधिक कठोर है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन शर्मा जी ने प्रतिवाद किया। गांधीनगर गौरव ने भी सभी परीक्षण पास कर लिए थे। डिलीवरी के समय कोई समस्या नहीं थी। असली समस्या दीर्घकालिक परिचालन में सामने आती है। 2 साल के समय ने यह साबित कर दिया है, उन्होंने जोर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। उस रात मैं घर गया और समाचार देखा। गांधीनगर गौरव की घटना मुख्य समाचार थी। शिपिंग विशेषज्ञ विश्लेषण कर रहे थे। वे भारतीय निर्मित इंजनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। एक विशेषज्ञ ने कहा, भारत को गैस वाहक सौंपना एक जुआ है। आपको असत्यापित तकनीक के साथ खतरनाक माल नहीं संभालना चाहिए, उसने चेतावनी दी। मैंने टीवी बंद कर दिया। मैंने इसे पक्षपाती रिपोर्टिंग के रूप में खारिज करने की कोशिश की। 1 हफ्ते बाद और बुरी खबर आई। गांधीनगर गौरव को स्क्रैप किया जाना था। मरम्मत की लागत नए जहाज की कीमत का 60% थी। निष्कर्ष यह था कि एक नया जहाज बनाना बेहतर था। 2 साल पुराना जहाज स्क्रैप किया जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर 1 महीने बाद फ्रांस से फोन आया। यह जीन पियरे थे। उनकी आवाज ठंडी और कठोर थी। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा बनाए गए एक कंटेनर जहाज में इंजन की समस्या हुई है। मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। किस तरह की समस्या? मैंने पूछा। जीन पियरे ने समझाया, सामान्य परिचालन के दौरान इंजन की शक्ति अचानक कम हो गई। एक आपातकालीन निरीक्षण में एक महत्वपूर्ण हिस्से में दरार पाई गई। उन्होंने सूचित किया, यह अभी एक बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यह चिंताजनक है। हम सभी जहाजों के निरीक्षण का अनुरोध करते हैं। मैंने शर्मा जी को बुलाया। मैंने उनसे पूछा, यह क्या है? आपने कहा था कि इसने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं, मैंने जोर से कहा। शर्मा जी ने शांति से कहा, परीक्षण केवल अल्पकालिक स्थिरता की पुष्टि करते हैं। दीर्घकालिक परिचालन की संचित थकान को केवल समय ही साबित करता है। उन्होंने समझाया। मैं गुस्सा हो गया, तो आपने हमें पहले चेतावनी क्यों नहीं दी? मैं चिल्लाया। शर्मा जी ने चुपचाप जवाब दिया, मैंने चेतावनी दी थी अनगिनत बार, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हमने फ्रांसीसी जहाज की मरम्मत की। लागत कम नहीं थी, लेकिन बड़ी समस्या विश्वास की थी। जीन पियरे ने स्पष्ट रूप से कहा, हम अन्य जहाजों का भी निरीक्षण करेंगे। अगर वही समस्या पाई जाती है तो हम इसे अनुबंध का उल्लंघन मानेंगे। उन्होंने चेतावनी दी। और 2 महीने बाद कतर से फोन आया। यह अब्दुल्ला थे। उनकी आवाज गुस्से से भरी थी। हमारे द्वारा बनाए गए गैस वाहक में एक गंभीर इंजन विसंगति पाई गई है, तत्काल कार्रवाई करें, उन्होंने मांग की। मैं तुरंत कतर के लिए रवाना हो गया। मैंने दोहा के बंदरगाह पर संबंधित जहाज का निरीक्षण किया। तकनीकी टीम ने इंजन को खोला। परिणाम चौंकाने वाले थे। महत्वपूर्ण हिस्सों में कई जगहों पर सूक्ष्म दरारें पाई गईं। यह गांधीनगर गौरव के समान पैटर्न था। मैं अब्दुल्ला से मिला। वह उग्र थे। आपने कहा था कि यह विश्वसनीय है। आपने गारंटी दी थी कि यह जापानी गुणवत्ता का है। उन्होंने जोर से कहा, मैंने माफी मांगी। हम इसे तुरंत ठीक कर देंगे। हम पूरी लागत वहन करेंगे, मैंने वादा किया। लेकिन अब्दुल्ला शांत थे। मरम्मत पर्याप्त नहीं है। यह विश्वसनीयता का एक मौलिक मुद्दा है, उन्होंने कहा। कतर सरकार भारतीय इंजन वाले जहाजों के ऑर्डर पर पुनर्विचार कर रही है। अतिरिक्त अनुबंध रद्द कर दिए जाएंगे, उन्होंने सूचित किया। मैं यह सुनकर टूट गया। मुझे स्टावरोस के शब्द याद आए, टाइम बम। उन्होंने कहा था, उन्होंने चेतावनी दी थी कि 3.5 साल इसे साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने उस समय उनके शब्दों पर हंसा था, लेकिन अब वे शब्द सच हो रहे थे। ऑफिस लौटकर मैंने रिपोर्टों की समीक्षा की। यह हमारे द्वारा बनाए गए जहाजों की इंजन स्थिति रिपोर्ट थी, जो 2 साल से अधिक समय से परिचालन में थे। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे ठंडा पसीना आने लगा। अधिकांश जहाजों में छोटी बड़ी समस्याएं बताई गई थीं। शर्मा जी मेरे ऑफिस में आए। मैंने उन्हें देखा।
वह बिना कुछ कहे बैठ गए। मैंने पूछा, क्या आपने इसकी उम्मीद की थी? क्या आपको लगता था कि ऐसा होगा? शर्मा जी ने सिर हिलाया। मैं जानता था। मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा। मैंने अपना सिर अपनी मेज पर रख लिया। ऐसा क्यों हुआ? हमने जापानी डिजाइन को ही अपनाया था, समान सामग्री, समान विनिर्देश, लेकिन परिणाम अलग थे। शर्मा जी ने कहा, डिजाइन को अपनाना और तकनीक को समझना दो अलग अलग चीजें हैं। समुद्र हर डेफो को उजागर कर देता है, उन्होंने समझाया। अगली सुबह एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई। चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने गंभीर चेहरे से पूछा, स्थिति कितनी गंभीर है? हमारे उपाय क्या हैं? मैंने रिपोर्ट दी। वर्तमान में 5 जहाजों में समस्याएं पाई गई हैं। सभी 2 साल से अधिक समय से परिचालन में हैं। मैंने समझाया। मरम्मत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई मौलिक समाधान नहीं है। मैंने स्वीकार किया। चेयरमैन का चेहरा सख्त हो गया। एक निदेशक ने पूछा, गांधीनगर गौरव की तरह स्क्रैप होने की कोई संभावना है? हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? मैं जवाब नहीं दे सका। मैं संभावना से इनकार नहीं कर सकता था। बैठक के बाद मैं अकेला रह गया। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की से बाहर देखा। 2 साल पहले इसी जगह पर मैंने फ्रांस और कतर के अनुबंधों की घोषणा की थी। सबने जयकार की थी। मैं एक नायक था, लेकिन अब नहीं। मैंने गांधीनगर गौरव की तस्वीर फिर से देखी। ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर बहता हुआ एक विशाल गैस वाहक। 2 साल पहले किसी ने उस जहाज पर गर्व किया होगा, लेकिन अब यह एक अपमान था। पूरे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के लिए एक अपमान। मैंने सोचा, क्या हम बहुत जल्दी में थे? क्या हमने बाजार पर कब्जा करने की अपनी इच्छा में सत्यापन को छोड़ दिया? शर्मा जी की चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत अब सामने आ रही थी, और यह कीमत सिर्फ हमारी कंपनी की समस्या नहीं थी। यह पूरे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को चुकानी पड़ रही थी। दुःस्वप्न वहां समाप्त नहीं हुआ। गांधीनगर गौरव की घटना के लगभग 1 महीने बाद मेरी सचिव तेजी से अंदर आई। लंदन से एक तत्काल आधिकारिक दस्तावेज आया है। उसने कहा, यह लॉयड्स बीमा सिंडिकेट से संबद्ध एक समुद्री बीमा कंपनी से था। मैंने दस्तावेज खोला। यह अंग्रेजी में घनी तरह से लिखा हुआ था। मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरे हाथ कांपने लगे। यह भारतीय निर्मित इंजन वाले जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम में वृद्धि की सूचना थी। इसमें लिखा था, मौजूदा दरों से 300% की वृद्धि। मैंने शर्मा जी को बुलाया। मैंने उन्हें दस्तावेज दिखाया। शर्मा जी ने इसे पढ़ा और आह भरी। मुझे इसकी उम्मीद थी। मुझे पता था कि बीमा कंपनियां कार्रवाई करेंगी, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, 300%? इसका क्या मतलब है? क्या जहाज मालिक इसे स्वीकार करेंगे? शर्मा जी ने सिर हिलाया। असंभव। अगर बीमा प्रीमियम इतना बढ़ जाता है, तो भारतीय इंजन वाले जहाज अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता पूरी तरह से खो देंगे, उन्होंने समझाया। हमारे द्वारा दी गई कीमत का लाभ बीमा प्रीमियम से खत्म हो जाएगा। मैं अवाक बैठा रह गया। अन्य बीमा कंपनियों ने भी इसी तरह के उपायों की घोषणा की। सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो की प्रमुख समुद्री बीमा कंपनियां सभी ने भारतीय निर्मित जहाजों के लिए बीमा प्रीमियम में भारी वृद्धि की सूचना दी। और 1 हफ्ते बाद असली झटका लगा। लंदन से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का अनुरोध आया, रिचर्ड ब्लैक नामक एक व्यक्ति से। वह एक वैश्विक समुद्री बीमा कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। रिचर्ड ब्लैक 60 के दशक की शुरुआत में एक अंग्रेज थे। ग्रे बाल, ठंडी आंखें। उन्होंने बिना किसी अभिवादन के सीधे मुद्दे पर बात की। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। उन्होंने कहा, हमने पिछले 6 महीनों में भारतीय निर्मित इंजन वाले जहाजों के दुर्घटना डेटा का विश्लेषण किया है। परिणाम चौंकाने वाले हैं। मैं तनाव से सुन रहा था। रिचर्ड ने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाया। ग्राफ देखते ही मेरी सांस रुक गई। यह भारतीय निर्मित इंजन वाले जहाजों की विफलता दर थी। यह जापानी इंजनों की तुलना में 12 गुना अधिक थी। 12 गुना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। रिचर्ड ने ठंडक से समझाना जारी रखा। 2 साल से अधिक समय से परिचालन में रहे भारतीय निर्मित जहाजों में से 37% में गंभीर यांत्रिक दोष पाए गए, उन्होंने कहा। जापान के लिए यह आंकड़ा 3% है। रिचर्ड ने आगे कहा, यह सांख्यिकीय रूप से अस्वीकार्य आंकड़ा है। एक बीमा कंपनी के रूप में हम इस जोखिम को और नहीं उठा सकते, उन्होंने घोषणा की। मैंने प्रतिवाद करने की कोशिश की। वे शुरुआती मॉडल थे, अब गुणवत्ता में सुधार हुआ है, मैंने कहा। रिचर्ड ने दृढ़ता से कहा, डेटा ही सब कुछ है।
बीमा कंपनियां आंकड़ों पर विश्वास करती हैं, उन्होंने जोर दिया। और फिर बम गिरा। रिचर्ड ने कहा, आज से हम भारतीय निर्मित इंजन वाले जहाजों के लिए नए बीमा को अस्वीकार करते हैं। मौजूदा बीमा अनुबंधों को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बीमा से इनकार यह मौत की सजा के समान था। बीमा के बिना कोई भी जहाज काम नहीं कर सकता। वे बंदरगाहों में प्रवेश या निकास नहीं कर सकते थे और वे माल नहीं लाद सकते थे। मैंने घबराकर पूछा, क्या बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या आप शर्तें नहीं बता सकते? रिचर्ड ने सिर हिलाया। हम राजनीति नहीं करते, हम केवल आंकड़ों पर विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने आगे कहा, यह निर्णय तब तक नहीं पलटा जाएगा जब तक कि यह साबित करने के लिए डेटा जमा न हो जाए कि भारतीय इंजन 10 से अधिक वर्षों तक मजबूती से काम करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। मैं अवाक होकर स्क्रीन को घूरता रहा। 10 साल? वे चाहते थे कि हम 10 साल इंतजार करें? मुझे स्टावरोस के शब्द याद आए। कम से कम 10 साल का सत्यापन आवश्यक है, उन्होंने कहा था। मैंने उस समय उन पर हंसा था, लेकिन अब बीमा कंपनियां बिल्कुल वही बात कह रही थीं। मैंने एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई। मैंने रिचर्ड ब्लैक की घोषणा की रिपोर्ट दी। कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई। एक अधिकारी चिल्लाया, यह अनुचित है। यह पश्चिमी बीमा कंपनियों द्वारा भारत को रोकने की एक चाल है। लेकिन शर्मा जी ने चुपचाप कहा, यह अनुचित नहीं है, यह वैध जोखिम प्रबंधन है। हमारे इंजनों में वास्तव में उच्च विफलता दर है। 12 गुना का आंकड़ा झूठ नहीं बोलता, उन्होंने स्वीकार किया। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। एक अन्य अधिकारी ने पूछा, तो हम क्या करें? क्या हम बस ढह जाएं? शर्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। हम 10 साल इंतजार नहीं कर सकते थे। उस दोपहर जीन पियरे का फोन आया। उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। हमें बीमा कंपनी से एक सूचना मिली है। फ्रांसीसी जहाजों का बीमा समाप्त कर दिया जाएगा, उन्होंने बताया। मैंने माफी मांगी। हम एक समाधान खोज लेंगे, मैंने वादा किया। लेकिन जीन पियरे शांत थे। यह सिर्फ आपकी कंपनी की समस्या नहीं है, यह पूरे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की विश्वसनीयता का मुद्दा है, उन्होंने बताया। फ्रांस अब भारतीय इंजन वाले जहाजों का ऑर्डर नहीं देगा, उन्होंने घोषणा की। अब्दुल्ला से भी फोन आया। कतर सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, उन्होंने कहा। बीमा समस्या के कारण गैस वाहकों का संचालन असंभव हो सकता है। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, उन्होंने सूचित किया। सभी अतिरिक्त अनुबंध रद्द कर दिए गए हैं। मैं टूट गया। मुझे 2 साल पहले उनके साथ शैंपेन खोलने और जश्न मनाने की याद आई। हमने जापान को हराने के लिए खुद को बधाई दी थी, लेकिन अब नहीं, वे हमें छोड़ रहे थे। 1 हफ्ते बाद और बुरी खबर की एक श्रृंखला आई। स्वेज नहर प्राधिकरण ने घोषणा की कि वह भारतीय इंजन वाले जहाजों के लिए विशेष निरीक्षण करेगा। अगर इंजन की स्थिति खराब है तो हम पारगमन से इनकार कर सकते हैं, उन्होंने चेतावनी दी। पनामा नहर ने भी इसी तरह के उपायों की घोषणा की। सिंगापुर और हांगकांग के बंदरगाहों ने भी ऐसा ही किया। दुनिया के प्रमुख शिपिंग मार्ग भारतीय निर्मित जहाजों से सावधान हो रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। मुझे स्टावरोस के शब्द याद आए। जापानी इंजन वाला एक जहाज 30 साल बाद भी ऊंची कीमत पर बिकेगा, लेकिन असत्यापित इंजन वाला जहाज कोई नहीं खरीदेगा, उन्होंने कहा था। वे शब्द सच हो रहे थे। 1 महीने बाद मुझे दिल्ली में एक सरकारी बैठक में बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से की। सभी प्रमुख जहाज निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। माहौल गंभीर था। मंत्री ने कहा, बीमा ब्लैकलिस्ट की स्थिति गंभीर है। यह भारतीय जहाज निर्माण उद्योग के अस्तित्व का सवाल है, उन्होंने जोर दिया। एक समाधान लेकर आओ, उन्होंने निर्देश दिया। विभिन्न जहाज निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट दी। नए ऑर्डर तेजी से गिर गए हैं। मौजूदा अनुबंध भी रद्द किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा। एक प्रतिनिधि ने कहा, ग्राहक जापान लौट रहे हैं। वे कीमत अधिक होने पर भी विश्वसनीयता चुन रहे हैं। मेरी बारी आई। मैंने रिपोर्ट दी। हमारी कंपनी के नए ऑर्डर भी पिछले साल की तुलना में 70% कम हो गए हैं। फ्रांस और कतर के अनुबंध भी खतरे में हैं, मैंने स्वीकार किया। मंत्री का चेहरा सख्त हो गया। बैठक के बाद मैं अकेले दिल्ली की सड़कों पर घूमा। 2 साल पहले मैंने इसी शहर में सरकारी अधिकारियों के साथ भोजन किया था। उन्होंने मेरी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में योगदान दिया है।
लेकिन अब नहीं। उस रात मैं देर तक ऑफिस में रहा। मेरी मेज पर बीमा कंपनियों के आधिकारिक दस्तावेजों का ढेर लगा था। मैंने उन्हें एक एक करके फिर से पढ़ा। सब में एक ही बात लिखी थी, भारतीय इंजन बीमा से इनकार, 12 गुना विफलता दर, 10 साल का सत्यापन आवश्यक। मैंने अपना फोन निकाला और समाचार देखा। बीमा ब्लैकलिस्ट की स्थिति शीर्ष समाचार थी। विशेषज्ञ विश्लेषण कर रहे थे। एक विशेषज्ञ ने कहा, भारतीय जहाज निर्माण की तीव्र वृद्धि एक बूमरैंग के रूप में वापस आ गई है। यह बिना सत्यापन के बाजार का विस्तार करने की कीमत है। मैंने टिप्पणियां पढ़ी। उनमें से अधिकांश आलोचनात्मक थीं। भारत बहुत जल्दी में था। आप तकनीक चुराकर सच्ची प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल नहीं कर सकते। मैंने अपना फोन नीचे रख दिया। 2 साल पहले हम दुनिया में नंबर 1 थे। हमने कीमत के साथ बाजार पर कब्जा कर लिया और खुद को बधाई दी कि हमने जापान को हरा दिया है। जीन पियरे और अब्दुल्ला ने हमें चुना और मीडिया ने हमारी प्रशंसा की। मैं एक नायक था, लेकिन अब नहीं। बीमा कंपनियों ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जहाज मालिक जा रहे थे और सरकार समाधान की मांग कर रही थी। 2 साल में सब कुछ ढह रहा था। रिचर्ड ब्लैक की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, हम राजनीति नहीं करते, हम केवल आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। आज से हम भारतीय निर्मित इंजन वाले जहाजों के लिए सभी बीमा कवरेज को समाप्त करते हैं। वह ठंडी, भावनाहीन आवाज। मुझे एहसास हुआ, बीमा कंपनियों का निर्णय नहीं पलटेगा। 10 साल के सत्यापन के बिना हम फिर से विश्वास हासिल नहीं कर सकते। स्टावरोस सही थे, शर्मा जी भी सही थे, लेकिन मैंने नहीं सुनी। जो बाजार हमने कीमत से जीता था, वह हमने भरोसे से खो दिया। जापानी तकनीक चुराने की कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा थी। हम ब्लूप्रिंट की नकल कर सकते थे, लेकिन हम समय को नहीं छोड़ सकते थे। समुद्र ने सारे झूठ उजागर कर दिए और बीमा कंपनियों ने इसे संख्याओं के साथ साबित कर दिया। मैंने ऑफिस की लाइट बंद कर दी। मैंने अंधेरे में डूबे शिपयार्ड पर आखिरी नजर डाली। वहां खड़े सभी जहाज मुझे टाइम बम की तरह लग रहे थे। कब और कहां वे रुक जाएंगे कोई नहीं जानता। कोई भी उनका बीमा नहीं करेगा। 6 और महीने बीत गए। कंपनी सतह पर चल रही थी, लेकिन अंदर से खोखली थी। लगभग कोई नया ऑर्डर नहीं था और शिपयार्ड की उपयोग दर 50% तक गिर गई थी। छंटनी शुरू हो गई। मैं उस प्रक्रिया को देखते हुए असहाय महसूस कर रहा था। तभी मुझे एक निमंत्रण मिला। यह सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग फोरम के लिए था। विषय था एशियाई शिपिंग की भविष्य की रणनीति। मैं हिचकिचाया। मैं अब वहां जाकर क्या कर सकता था, लेकिन चेयरमैन ने निर्देश दिया, जाओ और कम से कम माहौल का जायजा लो। सिंगापुर का मरीना बे कन्वेंशन सेंटर भव्य था। दुनिया भर के शिपिंग उद्योग के दिग्गज वहां जमा थे। मैं लॉबी में खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। परिचित चेहरे थे, यूरोपीय जहाज मालिक, एशियाई शिपिंग कंपनियों के प्रतिनिधि और जहाज निर्माण कंपनियों के अधिकारी। पंजीकरण करने के बाद मैं मुख्य हॉल में गया। सैकड़ों सीटें थीं। मैं पीछे की एक सीट पर बैठ गया। मैं ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। फोरम शुरू हुआ। पहला सत्र पर्यावरण के अनुकूल शिपिंग का भविष्य था। एक वक्ता मंच पर आया। उसने 2050 के पर्यावरण नियमों के बारे में बताना शुरू किया। 2050 तक शिपिंग उद्योग को अपने कार्बन उत्सर्जन को 0 तक कम करना होगा। यह एक विकल्प नहीं, एक दायित्व है, उसने जोर दिया। मैं अवाक होकर सुन रहा था। वक्ता ने आगे कहा, हमें अगली पीढ़ी की पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे एलएनजी इंजन, मेथनॉल इंजन और अमोनिया इंजन की आवश्यकता है। और फिर उसने इस क्षेत्र में अग्रणी देश का उल्लेख किया, जापान। स्क्रीन पर जापानी शिपयार्डों के पर्यावरण अनुकूल इंजन विकास की स्थिति दिखाई गई। डुअल फ्यूल इंजन, मेथनॉल प्रोपल्शन सिस्टम, अमोनिया रेडी इंजन, विभिन्न प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध किया गया था। मैं उस स्क्रीन को देखकर चौंक गया। जब हम नकल करने में व्यस्त थे, जापान पहले से ही एक अलग स्तर पर पहुंच चुका था। सत्र समाप्त हुआ और ब्रेक का समय था। मैं लॉबी में गया, कॉफी पीते हुए। मैं विचारों में खो गया। पर्यावरण के अनुकूल इंजन, हम अभी भी पारंपरिक इंजनों को ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। तभी किसी ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा और यह एक परिचित चेहरा था, निकोलस स्टावरोस। वही ग्रीक जहाज मालिक जिसने 3 साल पहले मुंबई में मुझे अस्वीकार कर दिया था। मैं घबरा गया। स्टावरोस पास आए और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने अजीब तरह से उनका हाथ पकड़ा। उन्होंने पूछा, हाल ही में कैसा चल रहा है?
क्या कंपनी ठीक है? मैं जवाब नहीं दे सका। यह ठीक कैसे हो सकता था? स्टावरोस ने चुपचाप कहा, मैंने बीमा ब्लैकलिस्ट के बारे में सुना, मुझे दुख है। उन्होंने सांत्वना दी, लेकिन उनकी आंखों में सहानुभूति के बजाय विश्वास था। यह विश्वास कि मैं गलत था और वह सही थे। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप जापानी इंजनों पर इतना जोर क्यों देते थे? क्या वास्तव में इतना बड़ा अंतर है? स्टावरोस ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, चलो चलते चलते बात करते हैं। हम कन्वेंशन सेंटर से बाहर निकले। हम मरीना बे के किनारे टहलने लगे। स्टावरोस ने बोलना शुरू किया, कारण सरल है, भविष्य के लिए। उन्होंने समझाया, जब 2050 के नियम लागू होंगे तो मौजूदा जीवाश्म ईंधन इंजन बेकार हो जाएंगे। सभी जहाजों को पर्यावरण अनुकूल इंजनों में बदलना होगा। और उन्होंने आगे कहा, और उस तकनीक वाले देश बहुत सीमित हैं। मैंने पूछा, भारत भी इसे विकसित कर सकता है ना? हम भी शोध कर रहे हैं। स्टावरोस ने सिर हिलाया। पर्यावरण अनुकूल इंजन पारंपरिक इंजनों की तुलना में बहुत अधिक जटिल हैं। जब आप पारंपरिक इंजनों को भी ठीक से नहीं बना सकते, तो आप अगली पीढ़ी के इंजन कैसे बनाएंगे? उन्होंने पलटकर पूछा। उनके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। स्टावरोस ने आगे कहा, जापान 10 साल पहले से ही पर्यावरण अनुकूल इंजनों पर शोध कर रहा है। उन्होंने खरबों का निवेश किया है। उन्होंने समझाया, एलएनजी डुअल फ्यूल इंजन पहले से ही व्यावसायीकृत हैं और मेथनॉल और अमोनिया इंजन भी प्रदर्शन चरण में है। मैं हैरान था। 10 साल, जब हम जापानी तकनीक चुराकर नकल कर रहे थे, जापान पहले से ही अगली पीढ़ी की तैयारी कर रहा था। स्टावरोस ने आगे कहा, इसलिए मैं केवल जापानी इंजन चुनता हूं, क्योंकि वे भविष्य की गारंटी देते हैं। उन्होंने जोर दिया। मैंने पूछा, तो जब पर्यावरण अनुकूल युग आएगा तो क्या होगा? क्या कोई विकल्प होगा? स्टावरोस ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पर्यावरण अनुकूल युग में कोई विकल्प नहीं है। जापान पहले से ही शीर्ष पर है। उन्होंने घोषणा की। उन्होंने एक विशिष्ट उदाहरण दिया। मेरी कंपनी ने हाल ही में जो गैस वाहक ऑर्डर किए हैं, वे सभी अमोनिया रेडी इंजन से लैस हैं। अभी वे एलएनजी का उपयोग करते हैं, लेकिन 5 वर्षों में वे अमोनिया में परिवर्तित हो सकते हैं। और उन्होंने कहा, और उस तकनीक वाला एकमात्र स्थान जापान है। मैं चौंक गया। हम अभी भी बुनियादी इंजनों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं और जापान पहले से ही ईंधन परिवर्तनीय इंजन बना रहा था। स्टावरोस सही थे। हम एक अलग स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। स्टावरोस रुक गए। उन्होंने समुद्र को देखते हुए कहा, 3 साल पहले मुंबई में आप मुझे समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब आप समझ गए होंगे। उन्होंने समझाया, एक जहाज 30 साल तक चलने वाली संपत्ति है। उन 30 वर्षों में दुनिया बदल जाती है। उन्होंने आगे कहा, यदि आप आज एक सस्ता भारतीय इंजन चुनते हैं तो 10 साल बाद नियमों को पूरा न कर पाने के कारण उसे स्क्रैप करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप एक जापानी इंजन चुनते हैं तो आप ईंधन बदलकर 30 साल तक उसका उपयोग कर सकते हैं। यही संपत्ति मूल्य में अंतर है। उन्होंने जोर दिया। मैंने अपना सिर झुका लिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं 3 साल पहले कितना अज्ञानी था। मैंने केवल कीमत देखी, भविष्य नहीं। स्टावरोस ने मुझे देखते हुए चुपचाप कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। आपको अब से इसे सही तरीके से करना चाहिए। उन्होंने सलाह दी। मैंने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? स्टावरोस ने बस इतना कहा, चुराओ मत, विकास करो। जल्दी जाने की कोशिश मत करो, सही तरीके से जाओ। उन्होंने समझाया, क्या आप जानते हैं कि जापान पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है? उन्होंने पूछा। उन्होंने दशकों तक कदम दर कदम निर्माण किया। उन्होंने असफलताओं से सीखा और सुधार किया। उन्होंने जोर देकर कहा, आप ब्लूप्रिंट चुराकर उस प्रक्रिया को नहीं छोड़ सकते। मैं उनकी बातें सुन रहा था। स्टावरोस ने अंत में कहा, भारत भी यह कर सकता है। आपके पास पर्याप्त तकनीक है। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन आपको अपनी अधीरता को छोड़ना होगा। आपको 10-20 साल निवेश करने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने सलाह दी। हम वापस कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। अगला सत्र शुरू होने वाला था। स्टावरोस ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। मैंने वादा किया। मैं सत्र हॉल में गया। इस बार का विषय एशियाई जहाज निर्माण का भविष्य था। वक्ता एक जापानी जहाज निर्माण कंपनी का प्रतिनिधि था। उसने अगली पीढ़ी की पर्यावरण अनुकूल जहाज प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुति दी। स्क्रीन पर विभिन्न परियोजनाएं दिखाई गईं। अमोनिया चालित जहाज, हाइड्रोजन ईंधन सेल जहाज,
पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, भविष्य की प्रौद्योगिकियां सामने आ रही थीं। वक्ता ने आत्मविश्वास से कहा, जापान 2030 तक सभी प्रकार के जहाजों के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान पूरा कर लेगा। मैं उस प्रस्तुति को सुनते हुए निराश हो गया। मैं हमारे बीच की खाई देख सकता था। हम अभी भी पारंपरिक इंजनों के लिए विश्वसनीयता हासिल नहीं कर पाए हैं और जापान पहले से ही हाइड्रोजन और अमोनिया की बात कर रहा था। यह केवल एक तकनीकी अंतर नहीं था, यह एक दार्शनिक अंतर था। प्रस्तुति के बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। एक प्रतिभागी ने पूछा, आप भारतीय जहाज निर्माण के साथ प्रतिस्पर्धा को कैसे देखते हैं? जापानी प्रतिनिधि ने सावधानी से उत्तर दिया, यह प्रतिस्पर्धा से अधिक एक अलग रणनीति है। भारत मात्रा और कीमत पर आगे बढ़ रहा है, जबकि जापान तकनीक और विश्वसनीयता पर। उन्होंने आगे कहा, पर्यावरण अनुकूल युग में तकनीक ही सब कुछ है। आप मात्रा के साथ अंतरराष्ट्रीय नियमों को पार नहीं कर सकते। अंत में केवल तकनीकी क्षमता वाले शिपयार्ड ही जीवित रहेंगे। दर्शक सिर हिला रहे थे। मैं अपनी सीट पर बैठा सोच रहा था, 3 साल पहले हम दुनिया में नंबर 1 थे। ऑर्डर की मात्रा में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इसका क्या मतलब था? हमने जो बनाया था वह रेत का महल था। एक लहर आई और वह ढह गया। मैंने सोचा, अगर हम अभी शुरू करते हैं तो 10 साल में क्या होगा? जापान तब तक एक और स्तर पर पहुंच चुका होगा। क्या हम हमेशा पीछा करते रहेंगे या क्या हम कभी पकड़ पाएंगे? लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ने का फैसला किया। स्टावरोस ने कहा था, भारत भी यह कर सकता है अगर हम केवल अपनी अधीरता को छोड़ दें, चाहे 10 साल लगें या 20। मैंने इस बार इसे सही तरीके से करने का फैसला किया। मुंबई लौटकर मैंने कंपनी की रणनीति में बदलाव का प्रस्ताव रखा। मैंने बोर्ड की बैठक में घोषणा की, हमें अल्पकालिक लाभ से दीर्घकालिक तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें पर्यावरण अनुकूल इंजन अनुसंधान में निवेश करना चाहिए। लेकिन प्रतिक्रिया ठंडी थी। एक निदेशक ने पूछा, जब हमारे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है तो आप चाहते हैं कि हम अनुसंधान में निवेश करें? क्या आप चाहते हैं कि कंपनी दिवालिया हो जाए? अन्य निदेशकों ने भी सिर हिलाया। उनके चेहरे पर भाव था कि मैं वास्तविकता से अनभिज्ञ हूं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बैठक के बाद चेयरमैन ने मुझे बुलाया। हम उनके निजी कार्यालय में आमने सामने बैठे। चेयरमैन ने चुपचाप कहा, मैं आपके इरादे को समझता हूं, लेकिन अभी अस्तित्व प्राथमिकता है। उन्होंने समझाया, दीर्घकालिक निवेश जीवित रहने के बाद का मुद्दा है। मैंने प्रतिवाद किया, हम इस तरह से जीवित नहीं रह सकते। बीमा ब्लैकलिस्ट ने यह साबित कर दिया है। चेयरमैन ने आह भरी। फिर उन्होंने पूछा, क्या हम 10 साल इंतजार कर सकते हैं? क्या कंपनी तब तक टिक सकती है? मैं जवाब नहीं दे सका। ईमानदारी से मुझे विश्वास नहीं था। चेयरमैन ने कहा, एक यथार्थवादी विकल्प खोजो, एक ऐसी योजना बनाओ जिसे तुरंत लागू किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया। मैं सिर झुकाकर बाहर निकल गया। ऑफिस लौटकर मैंने खिड़की से बाहर देखा। शिपयार्ड दिखाई दे रहा था। यह पहले से बहुत अलग था। आधे से भी कम डॉक चालू थे और अधिकांश क्रेनें रुकी हुई थीं। श्रमिकों की संख्या भी बहुत कम हो गई थी। मैं उस दृश्य को देखकर दुखी हो गया। शर्मा जी अंदर आए। उन्होंने मेरे चेहरे के भाव को देखकर पूछा, क्या बोर्ड ने इनकार कर दिया? मैंने सिर हिलाया। शर्मा जी ने ऐसे कहा जैसे उन्हें इसकी उम्मीद थी। बदलाव तभी आता है जब संकट और गहरा होता है। अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं हुआ है, उन्होंने समझाया। मैंने पूछा, तो क्या हमें और दर्द सहना होगा? क्या कंपनी के दिवालिया होने पर ही हम सीखेंगे? मैं चिल्लाया। शर्मा जी ने चुपचाप जवाब दिया, शायद कभी कभी आपको फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह से ढहना पड़ता है। उस रात मैं अकेले शिपयार्ड गया। केवल रात के चौकीदार थे। यह शांत था। विशाल डॉक खाली थे। 2 साल पहले तक यह जगह 24 घंटे रोशन रहती थी। मैं उस अंधेरे में चला। मैं एक डॉक के सामने रुक गया। एक कंटेनर जहाज जो फ्रांस जाना था, आधा बना हुआ छोड़ दिया गया था क्योंकि अनुबंध रद्द कर दिया गया था। जंग लगा। स्टील का ढांचा चांदनी में उदास लग रहा था। मैंने उस जहाज को देखते हुए सोचा, इस जहाज में दिल नहीं है। इसमें एक इंजन लगना था, लेकिन अब यह कभी पूरा नहीं होगा। एक दिल रहित जहाज, यही हमने बनाया था। कुछ दिनों बाद मैंने उद्योग की खबरें सुनी। जापानी शिपयार्डों के ऑर्डर तेजी से बढ़ रहे थे। बीमा ब्लैकलिस्ट की स्थिति के बाद जहाज मालिक बड़ी संख्या में जापान लौट आए थे। उन्होंने कहा कि वे कीमत अधिक होने पर भी विश्वसनीयता चुन रहे हैं।
मैंने विशिष्ट संख्याएं देखीं। जापान के 3 प्रमुख शिपयार्डों का ऑर्डर बैकलॉग 3 साल से अधिक का था। पर्यावरण अनुकूल जहाजों के ऑर्डर विशेष रूप से अधिक थे। एलएनजी डुअल फ्यूल कंटेनर जहाज, अमोनिया रेडी टैंकर, मेथनॉल चालित बल्क कैरियर, भविष्य के जहाज। इसके विपरीत भारतीय शिपयार्ड अलग थे। लगभग कोई नया ऑर्डर नहीं था। कुछ शिपयार्ड दिवालिया हो गए थे और जो बच गए थे वे पुनर्गठन कर रहे थे। हमारी कंपनी भी कोई अपवाद नहीं थी। हमें अपने 30% कर्मचारियों को कम करना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद मैंने समाचार देखा, एक जापानी शिपयार्ड से एक नया गैस वाहक लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का पहला अमोनिया रेडी एलएनजी वाहक था। स्क्रीन पर एक विशाल जहाज समुद्र में जा रहा था। रिपोर्टर ने समझाया, यह जहाज वर्तमान में ईंधन के रूप में एलएनजी का उपयोग करता है, लेकिन इसे 5 वर्षों में अमोनिया में परिवर्तित किया जा सकता है। उसने जोर देकर कहा, यह एक भविष्य प्रूफ जहाज है जो 2050 के नियमों को पूरी तरह से पूरा करता है। मैं अवाक होकर उस स्क्रीन को देखता रहा। मैंने सोचा, हमारा मानना था कि हम कीमत पर जीत सकते हैं। हमें विश्वास था कि अगर हम जापानी तकनीक चुरा लेंगे तो हम जापान को हरा देंगे। 2 साल में हम दुनिया में नंबर 1 बन गए और फ्रांस और कतर ने हमें चुना। लेकिन हम गलत थे। दुनिया को चलाने वाली चीज कीमत नहीं थी, यह दिल था। जहाज का दिल, इंजन और उस इंजन को बनाने की तकनीकी शक्ति और विश्वसनीयता। हमने केवल बाहरी रूप की नकल की, हम असली दिल नहीं बना सके। जिस क्षण गांधीनगर गौरव ऑस्ट्रेलियाई तट पर रुका, जिस क्षण बीमा कंपनियों ने ब्लैकलिस्ट की घोषणा की, सब कुछ उजागर हो गया। हमारे द्वारा बनाए गए जहाजों में दिल नहीं था। वे चलते हुए दिखते थे, लेकिन वे वास्तव में टाइम बम थे। मुझे एहसास हुआ, आप तकनीक चुरा सकते हैं, लेकिन आप उसे समझने और विकसित करने की क्षमता नहीं चुरा सकते। जापान ने दशकों का निवेश किया। उन्होंने असफलताओं से सीखा और सुधार किया। हमने उस प्रक्रिया को छोड़ने की कोशिश की। जापान द्वारा बनाए गए जहाज आज भी समुद्र पार कर रहे होंगे। दिल वाले जहाज, विश्वसनीय जहाज, भविष्य की ओर जाने वाले जहाज। अब हम यह समझ गए थे, बहुत देर से और बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। घर जाते समय मुझे विश्वास था, यह कहानी अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। हम फिर से उठेंगे, मुझे विश्वास था, लेकिन इस बार हमें इसे एक अलग तरीके से करना होगा। हमें दिल बनाना सीखना होगा, असली तकनीक।